Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today my topic is hyperhidrosis. तो आज हम जानेंगे कि ये hyperhidrosis क्या है. The name itself shows that hyper means increased amount और hydrosis means sweating. तो देखिए नाम से ही आपको पता चलता है कि hyperhidrosis कुछ और नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा sweating है. So what is this hyperhidrosis? Let us know. Excessive sweating is a common disorder which produces a lot of unhappiness. An estimated 2 to 3% of Americans suffer from excessive sweating of the underarms, that is axillary hyperhidrosis, or palms and soles, that is palmoplantar hyperhidrosis, and underarm problems tend to start in late adolescence, while palm and sole sweating often begins earlier. Around age 13 on the average untreated, these problems may continue throughout the life. तो अब देखिए काफ़ी लोग इससे मुतासर है हाइपरहाइड्रोसिस से. बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है पब्लिक में, ग्रुप ऑफ पीपल में, गैदरिंग्स में, जहाँ भी सारे लोगों के बीच में जब इस किस्म के मरीज़ बैठते हैं. इनकी एक्सेसिव स्वेटिंग ऑफ हैंड, फीट या फिर अंडर आर्म्स या फेशियल स्वेटिंग, इन सारी चीज़ों से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है. तो आखिर ये क्या है, इसकी क्या वजह है? क्या ये पैदाइशी प्रॉब्लम है या क्या ये एक्वायर्ड है, और ये कैसा ट्रीट किया जाएगा? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आज की टॉपिक में. तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर. तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस. Hyperhidrosis sweating is a natural response to certain conditions such as warm weather, physical activity, stress, and a feeling of fear or anger. With hyperhidrosis, you sweat more than usual for no apparent reason. The underlying cause depends on which type of hyperhidrosis you have. So, depending on this, you have two types of hyperhidrosis. किस तरीके का आपको हाइपरहाइड्रोसिस है, उसके बेसिस पे इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी फोकल हाइपोहाइड्रोसिस और दूसरा वाला है सेकेंडरी जनरलाइज्ड हाइपोहाइड्रोसिस. सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, प्राइमरी फोकल हाइपोहाइड्रोसिस. ये प्राइमरी फोकल हाइपोहाइड्रोसिस क्या है? स्वेटिंग मेनली अकर्स ऑन योर फीट, ऑन योर हैंड्स, ऑन योर फोरहेड and your underarms. It usually starts in childhood. About 30 to 50% trusted sources of people with this type have a family history of excessive sweating. Coming to the next one, जो secondary generalized hyperhidrosis है. Secondary generalized hyperhidrosis is sweating caused by a medical condition or as a side effect of certain medications. It generally starts in adulthood. With this type, you might sweat all over your body or in just one area. You might also sweat while you are sleeping. तो देखिए इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है. प्राइमरी फोकल वो है जो आपको आपके एक्सटर्नल एरियाज में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, जैसे कि आपके पाम्स, आपके सोल, आपका फेस एंड अंडर आर्म्स में. और ये क्या है, इसका कोई बीमारी या किसी परेशानी की वजह से नहीं है. इट यूजुअली इज जस्ट चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है 30 to 50% ऑफ पीपल में, और इसमें एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आते जाता है और वो जनरेशन्स कैरी करता है. लेकिन कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज सेकेंडरी जनरलाइज्ड, ये इस किस्म का एक्सेसिव स्वेटिंग किसी बीमारी की वजह से है. तो ये नाम ही आपको बता रहा है कि इट्स ए सेकेंडरी जनरलाइज हाइड्रोसिस, यानी कि आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन या फिर आप कोई दवाएं लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये स्टार्ट हुआ है. तो डेफिनेटली ये बचपन में तो नहीं बल्कि ये एडल्टहुड में ही स्टार्ट होगा. और इसमें सारी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी या सिर्फ एक ही एरिया में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, और इसमें नींद में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी. तो ये कंडीशंस क्या है, अब हम लोग जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर इस सेकेंडरी जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस में किस किस्म की बीमारी वाले लोग इसमें मुतासर हैं. तो लेट अस सी द कंडीशंस. ओके, कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंडीशंस दैट कॉज हाइपरहाइड्रोसिस. तो क्या ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से एक इंसान हद से ज़्यादा शदीद पसीने में मुब्तला होता है? तो द कंडीशंस आर हार्ट डिजीज़, कैंसर, adrenal gland disorder, stroke, hyperthyroid, menopause, spinal cord injuries, lung diseases, Parkinson's disease,
या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे टीबी या एचआईवी। तो इन सारी बीमारियों से मुतासर आदमी हाइपरहाइड्रोसिस का शिकार भी हो सकता है, तो उसका कॉज ये बीमारी रहेगी। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रीटमेंट। अब सब लोग परेशान हैं और ग्रुप और गैदरिंग्स में शर्मिंदगी भी हो रही है, फ्रेंड सर्कल में भी हो रही है, एंड वेर एवर द पीपल आर गोइंग दे, साथ वाले भी इससे नापसंद करते हैं, खुद मुतासर आदमी भी इससे परेशान होता है, तो देयर माइट बी सम ट्रीटमेंट फॉर दिस, सो लेट अस गो फॉर द ट्रीटमेंट। इफ एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम, दैट कंडीशन विल बी ट्रीटेड फर्स्ट। यानी कि सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस, अगर सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस से आप मुतासर हैं तो इसे ट्रीट करने के लिए आपको पहले वो आपका अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे कि जिसका कॉज है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है या स्ट्रोक का मुतासर है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा थायराइड है, इंक्रीज थायराइड लेवल्स है, या मीनोपॉज की वजह से हो रहा है, तो आप जो भी उसमें उस रिलेटेड जो भी मेडिसिन है, जो भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हार्ट के पेशेंट को आप जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आप उसको कम करें, तो लाइकवाइज उसका जो है सो हाइपरहाइड्रोसिस भी कंट्रोल में आ सकता है। इफ़ नो क्लियर कॉज कैन बी फाउंड, treatment focuses on controlling excessive sweating. Sometimes you may need to try a combination of treatments, and even if your sweating improves after treatment, it may reoccur. तो ये रियकर होता है अक्सर, आपका ट्रीटमेंट कंट्रोल में आ गया है एंड इट विल स्टॉप, फिर प्रॉब्लम जब आपको होगा वो बीमारी का तो फिर से ये स्टार्ट होगा। तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट कि कंट्रोल हो गया था, रुक गया था, फिर से क्यों हुआ, क्योंकि आपका अंडरलाइंग डिजीज़ फिर से बढ़ गया है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम भी फिर से आ गया है। तो लाइकवाइज यू अगेन गो फॉर द मेडिकेशंस जो आपने उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ली थी, फिर से आप वो मेडिकेशन स्टार्ट करें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद। अब now medication drugs used to treat hyperhidrosis include prescription antiperspirants. The doctor may prescribe an antiperspirant with aluminum chloride, Drysol Zirac AC. This product can cause skin and eye irritation. It's usually applied to the affected skin before you go to bed. Then you wash the product off when you get up, taking care to not get any in your eyes. If your skin becomes irritated, hydrocortisone cream might help. Now, prescription creams. A prescription cream that contains glycopyrrolate may help hyperhidrosis that affects the face and head. Nerve blocking medications. Some oral medications block the chemicals that permit certain nerves to communicate with each other. This can reduce sweating in some people. Possible side effects include, तो इस किस्म के मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे। जब भी आप मेडिकेशंस लेते हैं तो एवरी मेडिकेशन हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट्स, तो इस मेडिकेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी आपको हमेशा हो, कुछ लोगों को हो सकते हैं। सो द साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड ड्राई माउथ, ब्लड विजन यानी कि ठीक से दिखाई नहीं देना, मुंह का सूख जाना, ब्लैडर प्रॉब्लम्स यानी कि कंट्रोल ना हो सकना आपके यूरिन पे, और एंटी डिप्रेसेंट्स। सम मेडिकेशंस यूज फॉर डिप्रेशन कैन ऑल्सो डिक्रीज स्वेटिंग। एंटी डिप्रेसेंट से भी आपको स्वेटिंग कम हो सकती है। इन एडिशन दे में हेल्प डिक्रीज द एंग्जाइटी दैट वर्जन्स द हाइपरहाइड्रोसिस। तो जैसे एंग्जाइटी होगी तो हाइपरहाइड्रोसिस भी इंक्रीज होगा, तो आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेंगे तो डिप्रेशन कम होगा, हाइड्रोसिस भी कम होगा। एंड बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस। Treatment with botulinum toxin temporarily blocks the nerves that causes sweating. Your skin will be iced or anesthetized first. Each affected area of your body will need several injections. The effect lasts for 6 to 12 months and then the treatment needs to be repeated. So this treatment can be painful and some people experience temporary muscle weakness in the treatment area. तो कुछ ट्रीटमेंट्स बहुत तकलीफ़ के भी हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल भी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ प्रॉब्लम, कहाँ आपको प्रॉब्लम है और लेवल ऑफ प्रॉब्लम कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, उसको डिपेंड करते हुए डॉक्टर्स आपको डिफ़िकल्ट